आप उसी पे पड़े रहोगे, अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, एक मैंने ये एस्पेक्ट नहीं ध्यान दिया एमबीए का, दूसरा क्या हुआ, मैं टेक्निकल जॉब पे ही लगा रहा, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो आज एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं हम आपके लिए, जो हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बातों बातों में ही पता करते हैं, जहाँ हमें बातों बातों में ही पता चलती हैं। सो लाइफ में कहाँ हमें बहुत ज़्यादा दृढ़, बहुत ज़्यादा मतलब कट्टर हो जाना चाहिए कि हमें यही करना है। हमें अपने कट्टरपन से खुद को ढूंढने में उतरना होता है कि पहले हम खुद को एनालाइज करें कि हम हमारे में क्या वीकनेस और क्या स्ट्रेंथ है, और फिर हम किसी चीज़ पे कट्टर हों तो शायद सफलता का नाम कुछ और हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए स्वागत करते हैं आज अपने प्लेटफॉर्म पर मिस्टर ऋषभ का, और उनकी उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ में कुछ पॉइंट्स ऐसे आए जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी लर्निंग्स ली अपनी लाइफ में। तो चलिए स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आप हमें अपना समय निकाल के दे रहे हैं, बिकॉज संडे इज लाइक एंजॉइंग डे होता है, जब आप कुछ नहीं करना चाहते, आप बेड पे लेटना चाहते हो, एंड आप हमें उसमें आप यह समय दे रहे हो। इट्स रियली लाइक थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय आपका भी थैंक यू, क्योंकि आप ये जो कर रहे हो ये बहुत बड़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जी। तो सर मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आपने मुझे बताया था कि लाइक आप अब कॉलेज के बाहर निकल गए थे और 4 साल तक आप कंटिन्यूस एक ही एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करे जा रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में था कि अरे मुझे तो भैया ये आता है, मेरे को इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है ना, लाइक मैं इसमें गुड हूँ, मैं इसमें ऐसा हूँ। तो आप जब आप अब आपके पास जॉब है, बट अगर आप अपने पीछे इस चीज को, इस पर्टिकुलर 4 सालों को अगर रिफ्लेक्ट करके देखें, तो आपने इससे क्या सीखा है, और आपको कैसे लगता है कि एक बच्चा जब इस ट्रैप में रहता है तो उस ट्रैप से कैसे बाहर निकल सकता है? आपकी क्या रियलाइजेशन है इस चीज के ऊपर? देखिए, कहा जाता है ना, आपने सुना होगा कई लोगों से जो एज में ज्यादा होते हैं कि जब तुम हमारी एज में आओगे तब तुम्हें समझ आएगा कि मतलब हमने क्या झेला। तो एक बच्चे को तुम ये नहीं ये करो, पर एक उसके अंदर वो रहता है स्टेबलनेस कि नहीं, मैं तो ये चीज ट्राई करूंगा ही और मैं कर लूंगा, दुनिया नहीं करेगी। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, इसी चीज को ओवरकम करने का कि नहीं, तुम्हें एनालिसिस करना है हर मोमेंट पे, अपने कैरियर गोल को भी और अपने आप को भी इवेलुएट करना रहेगा। कैरियर गोल देखिए, ऐसा नहीं कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आप कितनी भी मेहनत करो, मान लो आप एक पहाड़ पे चढ़ते हो कि मुझे वहां से वहां अच्छे फल मिल रहे हैं, वहां से मैं जाऊंगा और तोड़ के लाऊंगा, आप मेहनत करके पहाड़ पे तोड़ने गए, पर बारिश ही नहीं हुई उस साल और चीजें ही नहीं अवेलेबल है, तो वो कैसे आप फल पा पाओगे। तो अगर आप लगे हुए हो किसी एक गोल के लिए, पर ये देखो वैकेंसियां हैं कि नहीं, सरकार की नीतियां चेंज हुई कि नहीं। जैसे एमपी में काफी वैकेंसियां निकलती थी, एमपी व्यापम, सरकार चेंज हुई, 2 साल वैकेंसियां ही नहीं निकली। पर आप अगर 28 से 27 साल के हो, तब आप सोचो आपकी क्या हालत होगी जब आप 2 साल तक वैकेंसी नहीं निकलेगा और 29 साल के हो जाओगे, आपके ऊपर कितना प्रेशर आएगा। स्टबर्न होना ही प्रॉब्लमेटिक है इस जनरेशन की, क्योंकि उसे चाहिए सरकारी नौकरी वगैरह। अगर आप प्रिपरेशन करो तो आप डेफिनेटली सरकारी जॉब भी कर रहे होगे, तो अगर आप उसी पे पड़े रहोगे, अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मुझे ये ऑप्शन दिखा कि एमबीए कर लेना चाहिए, ठीक, मैंने एमबीए नहीं किया, वो थ्री इडियट मूवी की बेवकूफी सुन ली थी मैंने कि एमबीए टेक्निकल जॉब किया है तो टेक्निकल जॉब करो। तो अब हुआ ये कि मैंने एमबीए नहीं किया और मेरा पर्सपेक्टिव भी नहीं था कि इतना ब्रॉड नहीं था उस समय, क्योंकि आसपास वाले जो मैं मतलब माहौल भी एक बड़ा काम करता है। तो आप देखिए कि अभी नहीं, और अब मैं देखता हूँ तो लोग पुणे मुंबई ऐसी जगह पे एमबीए करे हैं और एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब में 30,000 40,000, और फिर उनमें इंक्रीमेंट भी होता है। एक मैंने ये एस्पेक्ट नहीं ध्यान दिया एमबीए का। दूसरा क्या हुआ, मैं टेक्निकल जॉब पे ही लगा रहा, तो एक कोचिंग पे आप जाते हो या किसी चीजों को भी ज्वाइन करते हो या दोस्तों के इन्फ्लुएंस में रहते हो, जो आसपास आपका इन्वायरमेंट रहता है, तो वो ये बताते कि हाँ यही चीज है और ये मेरा ड्रीम है। तो आप क्या करते हैं, ड्रीम बना लेते हो कि यार टेक्निकल जॉब करनी, यानी टेक्निकल, हाँ मुझे दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही मेरे साथ 2 बार हुआ। एक बार आईआईटी की प्रिपरेशन के टाइम, मतलब मैंने ट्रिपल ई के बारे में सोचा ही नहीं था, उस समय ट्रिपल ई होता था एनआईटी के लिए, तो आईआईटी ही लूंगा, मैं आईआईटी के लिए ही बना हूँ। एक ये मिथ अपने दिमाग में आप भर लेते हो, तो आप लोअर चीजों को देखते नहीं है, दूसरे ऑप्शन नहीं ऑप्ट करते हो। उस समय मैंने 1 साल धोखा खाया, फिर मुझे दोबारा ड्रॉप देना पड़ गया था एनआईटी के लिए, क्योंकि उस साल आईआईटी में मेरा नहीं हुआ। और दूसरी चीज क्या हुई कि मैंने टेक्निकल जॉब के लिए स्टबर्न रह गया कि यार टेक्निकल जॉब ही करनी, तो मैंने ना
एप्टीट्यूड किया ना रीजन, मतलब एप्टीट्यूड रीजनिंग में वो लेवल जो अब चाहिए होगा वो मैंने नहीं ग्रैब किया अच्छे से, और सिर्फ टेक्निकल पे लगा, तो उसका खामियाजा मुझे ये भुगतना पड़ा कि मैं गेट में स्कोर कर ले रहा था इतने लगभग कि मुझे आईआईटी में एमटेक मिल जाए, और लगभग ये कि कुछ कुछ कट ऑफ के बराबर टेक्निकल जॉब्स में पहुंच जा रहा था। पर मैं जो और एग्जाम्स थे जैसे बैंकिंग हो, एसएससी हो, या जिसमें जीके पूछता हो प्लस टेक्निकल पूछता हो, उसमें मैं मात खा रहा था। पर क्योंकि आप एक ही धुन लगाए रहते हो कि जो चाहिए तो यही चाहिए, उससे कम तो आएंगे नहीं, उससे कम तो आएंगे नहीं, तो आपको ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाकर। आपको समय के साथ आपको चेंज होना ही होगा। हाँ, आपका एक प्री निकल गया है कोई, और या फिर कोई एक एग्जाम निकल रहा है, तब आप रुकिए, उस चीज पे रुकिए, क्योंकि हाँ अब आप क्या थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पहुंच गए हो। पर अगर आप में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। मैं अपना एग्जाम्पल भी, एक लड़के को उम्र होगा 23-24 साल के, तो मैं अपने सीनियर्स को देखता था कि यार उसने गेट मिला है 60, अगले साल 50, फिर वापस 65, अब बढ़ नहीं रहा है। तो आपको लगा यार बेवकूफ कितने सालों से लगा हुआ है, नहीं कर रहा है, पर आप भी उसी फेज से गुजरोगे। अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया तो उसी फेज से गुजरोगे। तो ये चीजें ध्यान देने लायक है। उस समय पे स्टबन रहना है, पर किस पॉइंट पे फ्लेक्सिबल होना है वो भी जरूरी। आंधी आती है तो वो पेड़ टूट जाते हैं जो झुकते नहीं, मतलब जो फ्लेक्सिबल होकर झुक नहीं जाते हल्के से। एग्जैक्टली। बट सर यहाँ पे एक बात के लिए बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बच्चों को ऐसा लग सकता है कि अरे ये कैसी बात बोली जा रही है, अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। जब तक हम एक गोल के लिए दृढ़ ना हो जाएं, जब तक हम उसमें अपने आप को झोंक ना दे, हमें आग ना लग जाए, तब तक वो चीज नहीं मिलती। इट मीन्स आपने आग नहीं लगाई थी कहीं ना कहीं अपने अंदर, या फिर आपने तैयारी नहीं करी थी अच्छे से। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली में इसलिए मैं अपना सेकंड क्वेश्चन अब मैं राइज करूंगा, बिकॉज आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जहां तक मैंने आपसे डिस्कस किया था मुझे ही पता चला था कि एक्चुअली में आप उस चीज के ऊपर अड़े नहीं हुए थे जो आपने एनालाइज किया था, आप उस चीज पे अड़े हुए थे जो लोगों ने आपको बता दी कि वो कर लेनी चाहिए। जैसे आपके मतलब आपके आपके फर्स्ट फेज में भी आपके दोस्तों ने आपको गाइड किया, लेकिन सेकंड फेज में भी आपके दोस्तों ने गाइड किया, थर्ड फेज में जब वो एग्जाम की बारे में बात की हुई थी, आपने जब प्लेसमेंट के आपने बताया था कि आपने प्लेसमेंट बिल्कुल ही अटेम्प्ट ही नहीं करी। ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे थे, आप मेडिसी में जाने लग गए, आप तैयारी करने लग गए, हायर एग्जाम्स की तैयारी करने लग गए। बट वो हायर एग्जाम आपकी आपकी पहुंच थी कि आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया था? मतलब वो हायर एग्जाम में आपने अपने आप को एनालाइज किया कि हाँ भाई मैं ऐसा हूं, मुझे ये चीज करनी चाहिए, जहां फिर वो किसी दूसरे इंसानों ने आपको बता दिया और आपने वो करने लग गए। तो ये चीज आप थोड़ा अपने स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे ना, स्टूडेंट्स को समझ में आएगा एक्चुअली किस चीज के ऊपर स्टबर्न होने के लिए मना किया जा रहा है और किस चीज के ऊपर करने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, तो मैं शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। मतलब मैं 2 फेज डिस्कस करूंगा अपने लाइफ के, कि एक 12th के बाद जब मुझे कॉलेज के लिए चूज करना था तब कैसे मतलब चीजें इन्फ्लुएंस हुई मेरी लाइफ में, और कॉलेज के बाद जब नौकरी ऑप्ट करना था तब। तो जब 11th-12th हमने पढ़ा, मैथ ले ली, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, स्कूल में टॉपर, अटेंशन, कभी किसी टीचर से डांट नहीं, तो एक स्मूथ लाइफ चल रही थी। फिर झटका लगता है आपको तब कि अभी तो लोग 10th में ऑप्ट कर लेते हैं, उस समय ये था कि हाँ 12th के बाद ड्रॉप ले लो, तो भी मतलब ये ट्रेंड था, अभी तो 6th से ही पढ़ते हैं बच्चे। तो अब हुआ ये कि क्या करा जाए, तो कुछ एक ब्लैंक था लाइफ में, क्योंकि आप ऐसी सिटी से बिलोंग करते हो जहाँ पे ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं रहता है। बस आईआईटी एनआईटी का नाम सुना होता है लोगों ने, ये नहीं पता होता कि उसके थ्रू वहां पे पहुंचा कैसे जाए। मेरा एक दोस्त आया, उसने बोला यार मैं तो कोटा जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं यार अच्छा है, मैं भी घर में बताया, मेरे अंदर भी टीज लगी, क्योंकि आप टॉपर हो तो आपके अंदर टीज लगेगी कि यार वो बेस्ट चीज है, उसे पकड़ना है। तो मैंने घर में बताया फीस ऐसे ऐसे लगेगी। घर वालों ने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। चला गया मैं। और वहां आप रहते हो कि यार तुम अपने स्कूल में टॉपर थे, तुम अपने फलाने जगह टॉपर थे, कोचिंग में टॉपर थे, तुम्हें टेंशन मिलता था, तुम यहाँ भी कर लोगे। पर अब जब सराउंडिंग में देखते हो तो यार कोई 10th से पढ़ रहा है, कोई पहले से ही ऐसा फैमिली बैकग्राउंड लेकर आया जिसमें उसको फीड किया गया उस चीज को, आपको वो कंपटीशन करना है। तो अब देखिए मैं बोल रहा हूँ स्टबन, मैं अगर 11th, वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जैसे लाखों लाखों लोग एडमिशन लेते हैं, पर हर का सिलेक्शन नहीं होता। 10,000 सीटें एनआईटी में तो सिर्फ 10,000 का सिलेक्शन होगा। एनआईटी में 18,000 सीटें हैं तो 18,000 का सिलेक्शन होगा। बाकी लड़कों को क्या होता है, वो स्टबन वाले हैं, उसको तो घर से फेंक दिया गया कि भाई दादा ने तुम्हारी तैयारी कर दी, तुम भी करो। कुछ आते हैं जैसे कि मेरे 80% सुपर है, 90% सुपर है, आईआईटी मेरे लिए बन गई। अब यहाँ पे आता है स्टबर्न होने का पॉइंट। वो स्टबर्न हो गए, ड्रॉप ले लिया और फिर पैसे फूक दिए। पर क्या आप उस बगल वाले से ज्यादा पढ़ रहे हो, आप उस बगल वाले से ज्यादा पढ़ पा रहे हो कि नहीं? फिर मैं उस फैक्टर की बात नहीं करूंगा, किस्मत हुई और ये सिचुएशन हो गई एग्जाम में, वो तो मतलब वो इंस्टेंट फैक्टर है। पर जो लॉन्ग टर्म फैक्टर है कि
आप उस बगल वाले के कंपैरिजन में उस चीज को कोप अप कर पा रहे हो कि नहीं, जो रिक्वायरमेंट है उस एग्जाम की। अगर नहीं कर पा रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप उस 8,000 10,000 में नहीं आ पाओगे। आपको स्मार्टली चूज करना है। हाँ, लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी अगर 10th के बाद, 12th के बाद आपको एनआईटी आईटी नहीं मिली है तो आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी। जैसे मैं एनआईटी में पढ़ा, अब ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने बीए किया और आज उससे ज्यादा सैलरी पा रहे हैं बैंक पीओ बनकर, बैंक मैनेजर बनकर। कुछ ने एमबीए उसके बाद कर लिया, आज मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं और फॉरेन जाने का उनका ऑप्शन है। तो वो उन्हें उस समय क्या उनके दोस्तों ने उनके साथ मतलब कैसा उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, उनके परिवार वालों ने क्या, इस चीज पे बहुत सारी फैक्टर काम करता है। स्टबर्न होना नहीं चाहिए किसी लाइफ मोमेंट में। 10th में तो ये हुआ कि 10th में मैंने बोल दिया कि मुझे करना है और मैं स्टबर्न रहा और मुझे एनआईटी मिल गया। आईआईटी नहीं मिला पर एनआईटी मिल गया। अब यहीं पे एक और कहानी में इंट्रोड्यूस करूंगा मेरी बहन की। एवरेज स्टूडेंट थी 10th में। मतलब मैं गया था कोटा तो उसको भी भेज दिया गया कोटा, मतलब मैंने काफी फोर्स किया कि इसको बायो लेकर भेज। तो ठीक है, उसने पढ़ा 11th 12th पढ़ा वहीं पे, क्योंकि मैं 12th के बाद गया था तो मैंने उसको 10th में भेजा, उसने 11th 12th पढ़ा और कुछ बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए। 720 मार्क्स का पीजी का नीट का एग्जाम होता है और उसके मार्क्स नहीं आए ज्यादा। अब 720 में 125 ऐसे आए। उसने 11th 12th किया, उसकी बीमार भी हो गई थी, उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ। अब उसके बाद देखिए वो स्टबर्न होने की कहानी। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, पहले उसकी स्टोरी बताऊंगा। मैं 1 साल स्टबर्न रहा, मुझे एनआईटी मिल गया और मैं बहुत खुश था। स्टबर्न होने का फल मुझे मिला। वो स्टबर्न 4 साल रही, 12th के बाद भी 3 साल रही। तो उससे भी मतलब ये था कि फेल हो रही, 300 पे पहुंची, 350 पे पहुंची, 400 पे पहुंची, ऐसे मार्क्स 720 पाने के लिए। ऐसे फिर लास्ट साल उसने 600 कुछ कवर कर लिया और आज वो क्या कर रही है, वो एमबीबीएस कर रही है गवर्नमेंट कॉलेज से, एमपी का बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज जो है। उससे भी फल मिला, मतलब हम दो स्टबर्न रहे, हमें फल मिला। मेरा एक दोस्त स्टबर्न रहा, उसे भी एनआईटी इलाहाबाद मिला। पर अब जब मैं अपने वहां जाते कॉलेज से निकलता हूँ, अब क्या किया जाए। मैंने कॉलेज प्लेसमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एनआईटी में पढ़ता हूँ तो कॉलेज प्लेसमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं थी और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए थे, पर मतलब मेरा मन नहीं था तो इंटरव्यू मैंने उतनी इफेक्टिवनेस से नहीं दिए। तो कंपनी वालों को भी शायद पता चल गया कि ये लड़का रुकेगा नहीं इस कंपनी में, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब मैं कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करता रहा गेट की और इंजीनियरिंग सर्विसेज की। अब गेट में मेरे आए 65 मार्क्स और मतलब मैक्सिमम मैं 65 और 68 तक ही पहुंच पाया 2-3 अटेम्प्ट में। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2-3 बार कट ऑफ के पास ही पहुंच पाया। जितना भी कट ऑफ होता था उससे 5-6 नंबर कम रहते थे। और ये मेरी स्टोरी नहीं, हर एक बच्चे की स्टोरी है जो लगभग मेरे तरह पढ़ता होगा। अब उसमें क्या कमी रह गई, क्योंकि आप पहले साल गेट में मार्क्स लाते हो और सेकंड टाइम गेट में लाते हो, फिर आप एनालाइज करते हो कि यार पिछले बार मैंने ये नहीं पढ़ा था तो ये पढ़ लेता हूँ। पर होता कुछ ऐसा है कि पता नहीं क्या हो जाता है कि आप उसी मार्क्स पे अटक जाते हो। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, आप सबको सुनोगे तो यही स्टोरी बताएंगे कि हाँ ये होता है, इतने भी अटक गए। कुछ बच्चे थ्रेशोल्ड को पार कर रहे हैं तो उनकी स्टोरी अलग है और उनका मोटिवेशन अलग है। वो बता सकेंगे कैसा उन्होंने क्या कमाल किया कि ऐसा आ गया। पर मैं आपको फेलियर वाली स्टोरी सुनाऊंगा कि क्या दिक्कत आ जाती है फेलियर होने में। अब मैं स्टबर्न रहा 3 साल गेट में, 16 में, 17 में, 18 में, और मैंने उसके बाद एमटेक में एडमिशन ले लिया और इंजीनियरिंग सर्विसेज भी उसके साथ देता रहा। तो मैंने किसी भी चीज की अदर प्रिपरेशन नहीं करी। जैसे एमपी में आती बहुत सारी जॉब्स जो बहुत ही मतलब अगर मैं एग्जाम देता हूँ तो उसमें कट ऑफ तक पहुंच जाता था उसके लिए बिना पढ़े। तो सोचिए अगर मैं पढ़ लेता तो शायद मैं पहले ही किसी जॉब पे आ जाता। पर क्योंकि मुझे पीएसयू से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं था और इसीलिए मैंने कॉलेज प्लेसमेंट पे ध्यान नहीं दिया। मुझे ईएस से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं था, मुझे प्रेस्टिजियस लाइफ चाहिए थी। पर उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कि घर वालों की निराशा हाथ लगी और सोसाइटी से डर और डिप्रेशन, मोटापा और ये सारी चीजें आपको बहुत इंसोम्निया, ये सारी प्रॉब्लम आपको घेर लेंगी टाइम के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है। आप सफल हो गए तो कोई बोलने वाला नहीं, पर सफल नहीं हुए तब क्या होगा। तो अगर अगर मैं सोचता हूँ कि मैं 16-17 में ट्राई किया होता गेट और नहीं दोबारा उस पर पढ़ता और मैं जो और भी कैरियर ऑप्शन है जैसे एसएससी है, एसएससी के बाद है आपका ये बैंकिंग है। बैंकिंग में चलिए आपको नहीं इंटरेस्ट है या फिर बहुत कंपटीशन है तो आप एसएससी है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, स्टेट पब्लिक सर्विसेज है, स्टेट की और जॉब्स है, उन पे आप फोकस करिए क्योंकि उनका
ये ब्रॉड टर्म है, आप जीके पढ़ लियो तो ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। फिर आपके जो पीएससी के एग्जाम होंगे वो भी चीजें कवर हो जाएंगी। पर मैंने इन पे जीके पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो आपको स्टबर्न नहीं होना है कि नहीं भाई मेरे को बार्क नहीं चाहिए, बार्क में सिर्फ टेक्निकल पूछता है, वो चम्मच कैसे गिरेगा, उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे होता है, ये सब आपकी लाइफ को इजी नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ाएंगे, वो नॉलेज आप बाद में भी बढ़ा सकते हो कभी लाइफ में चाहिए तो आपको। पर आपको अगर स्टबर्न होते हो कि नहीं मैं तो यही हूँ, मैं तो वो पेचकस लेकर खोलूंगा 3 इडियट की तरह फ्रिज और ये करूंगा, तो नहीं, आपकी लाइफ को इजी नहीं बनाएंगे। आप स्टबर्न नहीं होना है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मेरी बहन अभी भी स्टबर्न थी, उसको मिल गया, अभी वो आईएएस के लिए स्टबर्न है गेट वो करने के बावजूद कि एमबीबीएस कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ मिलेगी। उसके बाद वो बोलेंगे मैं आईएएस बनूंगी, स्टबर्न है। मैंने समझाया उसको कि देखो पीजी कर लो, फॉरेन जाने का ऑप्शन है, पर नहीं उससे स्टबर्न है क्योंकि उसका वो पास्ट एक्सपीरियंस होता ना, वो अभी भी है। मेरे साथ भी था, मैं भी स्टबर्न था, और मुझे स्टबर्न की वजह से मैंने 4 साल वेस्ट किए। और वो तो अच्छा हुआ कि अभी नौकरी लग गई, क्योंकि सरकार की नीतियां बदली थी, रेलवे में जॉब्स आई और काफी जॉब्स आई और उसमें लग गई। तो पर उसमें ये कहूंगा, ये जो जॉब लगी है उसका मेरे पुराने एग्जाम प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब मेरा ऐसा, आप मुझे ये मान सकते हैं कि इतना एवरेज लड़का हर जानता है, थोड़ा अगर वो पढ़ा हुआ होता है, एप्टीट्यूड रीजनिंग और नॉर्मल चीजें, तो वो इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा। पर जो मुझे वो चाहिए था हाई लेवल जॉब, उसके लिए मैं अभी भी लगा हुआ हूँ। पर हाँ, मैंने चेंज कर लिया अपने आप को, अब मैं टेक्निकल जॉब नहीं करता हूँ, मैं तैयारी करता हूँ ये पब्लिक सर्विसेज की। पर दिक्कत ये भी है इस टाइम के साथ मुझे चेंज होने की, जब मैंने स्टार्ट किया था तो गेट में आती थी लगभग 1000 से ज्यादा वैकेंसी रहती थी मैकेनिकल की, अभी 100 भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या दिक्कत थी कि मैंने किया इंजीनियरिंग सर्विसेज की लगभग 180 सीटें आती थी, फिर 125 के आसपास आने लगी। अभी जनरल की बताना सिर्फ 9 to 10 सीटें हैं, मान लीजिए 30-40 सीटें हैं। तो अगर आप कोचिंग वालों के लुभावने ऑफर्स पे जाते हो और हम ये हैं, फोड़ू हैं, ये टीचर है, वो टीचर है, ये इतने निकलवाए हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप करंट सिचुएशन पे देखो क्या है, आप डेफिनेटली तैयारी करो चीजों की जो भी चाहिए, पर आपको अपने आप को समय के साथ चलाना पड़ेगा, वरना डिप्रेशन और चीजें होंगी। बहुत सारे अदर ऑप्शन से आप एमबीए कर सकते हो, आप दूसरे कोर्सेज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत फायदा मिलेगा। स्टेबल होना है, पर किस लाइफ के किस मोमेंट पे फ्लेक्सिबल भी होना है, ये बहुत जरूरी है। तो मैं पूछ रहा था कि लाइक जैसे जैसे आप 12th में थे, तो आपका एक 12th का दोस्त था जिसके पेरेंट्स ने उसको गाइड किया था कि यू हैव टू गो टू कोटा एंड वहां पे जाके आपको प्रिपरेशन करनी है बेटा, फिर आप ये करोगे, फिर उसके बाद आपको ये कॉलेज मिलेगा, फिर आपको ये नौकरी मिलेगी। तो डेफिनेटली जिसने उसको गाइड किया होगा उसने एक जर्नी भी बताई होगी उसको कि उसकी जर्नी कैसी रहेगी इस पूरे फेजेस में, है ना। और उसने आपको बताया एंड आप कोटा चले गए, देन समहाउ एंड अदर आपने एक साल ड्रॉप किया एंड आपको पहले साल में नहीं लगा, आप लोग हाँ मेरे को आईआईटी का पहले पता ही नहीं था, है ना, मेरे को बड़े गोल का नहीं पता था। अगर पहले से अवेयरनेस होती अपना माइंड, आप वैसे प्रिपेयर करते, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट थे। वो एवरेज स्टूडेंट था, वो एवरेज जैसा रह गया, बट आप अच्छे स्टूडेंट थे तो आप अपना और अच्छा माइंड प्रिपेयर कर सकते पहले से ही। तो यहाँ पे एक मिस्टेक पकड़ने को मतलब एक चीज मिल जाती है कि आप अगर आप एक दोस्त से पूछ रहे हो, आप अपनी जर्नी भी पूछ लो उससे एटलीस्ट। जैसे गेट का एग्जाम भी अपने अपने दोस्त से पूछा, उन्होंने आपको बताया कि ये एग्जाम दे लो, या फिर ये वाले इंजीनियरिंग के एग्जाम जो सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम आपको यही देने चाहिए, ये फालतू इसमें कंपनियों में क्या रखा है। तो विदाउट एनी कंसर्न, जितना मुझे आपने स्टोरी, मैं कुछ गलत होऊंगा तो प्लीज मुझे यहाँ पे करेक्ट कर दीजिएगा, कि जितना आपने बस हाँ सुना कि हाँ ये वाली नौकरी सबसे बेस्ट होती है, अब उसकी जर्नी क्या होगी, उसके लिए प्रेपरेशन में क्या क्या तकलीफें आएंगी, कहाँ कहाँ आप फेल हो सकते हो, अगर वो नहीं मिला तो आप कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे, वर्स्ट कंडीशन क्या, ये तो किसी ने प्लान नहीं किया। क्योंकि आपको एक बंदा जस्ट एक पॉइंट बता दे रहा है, जर्नी नहीं बता रहा है, और उस बंदे को जिसने आपको बताया उसको शायद जर्नी पता है, इसीलिए वो आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। तो ये मैं पॉइंट एक्चुअली मैं उठाना चाह रहा था कि लाइक कि बच्चों को ये ना कंफ्यूजन हो जाए कि स्टबर्न होना इज बैड थिंग, बट स्टबर्न उस चीज पे होना जिस चीज की आपको जर्नी नहीं पता है वो बैड हो सकती है। बिकॉज सेकंड टाइम पे आपको जर्नी नहीं पता थी कि जर्नी कितनी लंबी होने वाली है। जब आपका 4th ईयर के गेट के एग्जाम हुए, बिकॉज +2 के बाद तो जस्ट 1-2 ऑप्शन होती है, हमें पता है ऑप्शन नहीं, ये नहीं हुई तो ये तो हो ही जाएगी। बट व्हाट अबाउट जब आप जॉब करने आ गए, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है ना कि ये नहीं होगी तो ये तो हो ही जाएगी। तो वैसा तो कोई एग्जाम्पल नहीं होता है फिर। तो ये सही बात है कि अगर कोई बताता है तो उसको पता चल गया कि हाँ ये चीजें, जैसे अगर प्रिपरेशन करनी थी एनआईटी या ट्रिपल के कॉलेजेस के लिए, तो उसको आइडिया था क्योंकि उसके चाचा वाचा के लड़कों ने एक प्रिपरेशन करी थी कोटा जाके, तो
उसको आइडिया था कि हाँ जाते हैं और सिलेक्शन होना नहीं होना क्या चीज होता है, वहाँ क्या चीजें होती हैं। पर मैं एकदम गया तो मेरे लिए एकदम नया एनवायरनमेंट था। मैं तो सोच रहा था हाँ यार 12th या कोचिंग जो नॉर्मल होती है अपनी सिटी की वैसा ही होगा, पर वहाँ लड़के पहले से ही प्रिपेयर थे। वो हर दिन के क्वेश्चन सही सॉल्व बात करना, है। चीजें करना, तो मुझे तो महीनों तक तो एडजस्ट करने में लग गया कि अच्छा इस लेवल की पढ़ाई होती है क्या, एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। इस तरह का दिया जाता है। क्योंकि हम कॉलेज अपने स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं उससे बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। अब ऐसे ही जब मैं मेडीजी गया तो मुझे उस चीज मेरे दोस्त ने बताया, मेरे रूममेट ने, कि यार इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट करके होता है, सैलरी बड़ी हाई फाई है और लाइफ स्टाइल भी अच्छी है। कंपनी में 12 घंटे काम करोगे, वहां सरकारी है तो 8 घंटे ज्यादा तुमसे कोई लेगा नहीं काम, और एक प्रेस्टिजियस लाइफ रहेगी। तो ये चीजें फोकस थी कि हाँ, मोटिवेशन थी कि तुम इस चीज की तैयारी करो। पर हार्डल्स क्या आएंगे, प्रॉब्लम क्या आएगी, ये उसने नहीं डिस्कस करी। और एग्जैक्टली। सीनियर्स का देखकर भी नहीं समझ आया, क्योंकि उनके साथ हम रहे नहीं। अगर आप किसी के साथ रहोगे तब समझ आएगा कि यार इस चीज को ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं प्रिपरेशन के लिए, और करना चाहिए तो दूसरे ऑप्शन की तुलना में ये कैसा, मतलब आउटकम क्या आएगा इसका, या प्रोबेबिलिटी क्या है किसकी ज्यादा सेलेक्ट होने की। तो अब इसकी तरह जब मतलब कॉलेज के बाद भी मैंने प्रिपरेशन चालू करी तो मुझे पता चला कि यार कट ऑफ तक आप पहुंच रहे हो, फिर उसके बाद क्या करना है। आप देखो एक लालच लेकर चलते हो, साल भर एक ही चीज की तैयारी करते हो। अगर आप जहाँ दूसरा एग्जाम आया, कोई अगर कोई एग्जाम आता है तो आपको एकदम डर सताएगा, आपकी इनसिक्योरिटी सताएगी। अगर इस दूसरे एग्जाम की तैयारी करूंगा, जीके पढ़ूंगा, तो पहले वाले को वो जो आपका ड्रीम है या जो आपका फोकस पॉइंट है उसको अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तो पिछले बार जो हुआ था कि 65-68 मार्क्स पे अटक गए थे 100 में, तो इस बार भी अटक सकते हो। तो ये डर, ये चूज करना ये प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या करें क्या नहीं करें। और दोनों इस चक्कर में आदमी क्या होगा कि उसको डिप्रेशन भी आएगा, प्रॉब्लम भी आएगी। और कई बार तो लोग छोड़ो 5-10 दिन का रेस्ट लेते हैं और फिर दोबारा चालू करेंगे, ये सारी चीजें हो जाती है। तो हाँ, ये जर्नी भी पता होना बहुत जरूरी है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, और अगर होंगी तो आपको उसको कैसे कोप अप करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आपने जैसे बताया कि गेट एग्जाम के बाद एक अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब मिलेगी और आपको 8 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तो लालच, सॉरी, सो लालच था उस प्रेस्टिजियस, मतलब आपको चाहिए क्या, वो प्रेस्टिजियस जॉब चाहिए, है ना। और वो कंफर्टेबिलिटी चाहिए 8 घंटे वाली, बट वो तो किसी गवर्नमेंट की किसी जॉब में मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मान लो हाँ, मैं एक रनर हूँ, मुझे क्या चाहिए, गोल्ड मेडल चाहिए। मुझे चाहिए गोल्ड मेडल, मतलब मेरी लालच क्या है, गोल्ड मेडल। अब मैं अगर देखूं कि 1800 मीटर वाला जो है, 1800 मीटर रेस भागेगा और फिर गोल्ड मेडल मिलेगा, बट यार वो तो 100 मीटर भाग के मिल सकता है। डेफिनेटली आपको यही यही आप स्टब जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। मैं जो कह रहा था ना, स्टबर्न नहीं होना चाहिए। मैंने बताया हाँ एग्जांपल कि मेरे दोस्तों ने बीए किया और जो ऑप्ट किया बैंकिंग, अब वो 70,000 पा रहे हैं। आप भी 70,000 पीएससी में जाके पाओगे, पर उसने 3 साल का वो किया, अपना दिमाग नहीं खपाया, सोसाइटी से गालियां नहीं खाई तो नहीं, उसमें फेलियर वाले हैं डेफिनेटली, बैंकिंग की तैयारी करने वाले में फेलियर वाले होंगे। सर आप, मैंने बताया ना कि आप कंपैरिजन करो कि क्या स्मूथ रहेगा आपके लिए। आप वहां जाके बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि अब्दुल कलाम बन जा रहे हो, हाँ आप अब्दुल कलाम बन सकते हो, पर वो जरूरी नहीं। आप सरकारी जॉब में जा रहे हो, पीएससी में जा रहे हो, आपको वहाँ कंप्यूटर चलाना है, नॉर्मल चीजें करना है, कोई बहुत इनोवेशन नहीं। आर&डी में जब तक आप नहीं जाते तब तक नहीं है। और अगर आपको होना होगा तो आप कहीं से भी वो बन सकोगे। तो आप ये देखो, इस जो आपने बोला कि गोल्ड मेडल चाहिए, तो आप उस चीज को भी ऑप्ट कर सकते हो जो अदर ऑप्शंस हैं। एग्जैक्टली, मतलब गोल्ड मेडल तो कैसे, मतलब सेल्फ एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आप 100 मीटर के रेसर हो, कि आप 500 मीटर के रेसर हो, कि आप 1800 मीटर के सही रेसर हो, तो उसी हिसाब से आप अपना सही सही। चूज कर लो। बिकॉज अगर आपने एनालाइज नहीं किया, ठीक है, हमें हमें पता चल गया कि गोल्ड मेडल भाई ये बहुत बढ़िया होता है, गोल्ड मेडल इज द बेस्ट थिंग, बट व्हाट अबाउट कि आप किस चीज में गोल्ड मेडल पा सकते हो। गोल्ड मेडल तो मिल ही जाएगा, कभी तो मिलना है। तो ये एक एक्चुअली में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा था मुझे आपकी लाइफ में, जो मुझे लगा था कि स्टूडेंट से डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज शायद ही कोई यूट्यूब पे ऐसी पॉइंट के ऊपर भी डिस्कस किया होगा कि भैया ऐसा भी होता है दुनिया में इस तरीके से भी हम अपने माइंड के साथ ट्रैप हो जाते हैं, या फिर गाइडेंस नहीं मिलने के साथ ट्रैप हो जाते हैं। तो सर मैं आखिरी में अपने से आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लाइक अभी आप जैसे अपने 4 साल की ये जर्नी तय की, अभी आप इस करंट जॉब पे एंड स्टिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अनदर जॉब, एंड तो अभी पहले जो आपकी एक फिलोसफी थी, आप एक फिलोसफी पे काम कर रहे थे पिछले 4 साल के लिए, आज जब ये फिलोसफी चेंज हुई है तो आज क्या फिलोसफी है, ये दोनों आप दोनों के जो मतलब आपके नजरिए बदले हैं जो दुनिया को देखने के, आप वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए।
देखिए, पहले मैं लोगों को ये, मतलब जब मैं अचीवर था, तो मैं लोगों को ये देता था कि नहीं ये चीज करो। मतलब मैंने बताया ना, मेरी बहन को मैंने ही रोक के रखा था। वो कई कई बार बोली कि अब नहीं, लौट आते हैं। और जब एडमिशन लेने जाते तो मेरे पेरेंट्स को वहाँ के टीचर बोलते, कितने साल क्यों प्रिपरेशन करा रहे हैं, 3 साल हो गया है, 2 साल हो गया, काफी है, नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए उसको। पर 2 साल तो मैंने उसको पुश किया कि नहीं नहीं लगे रहो, कुछ भी नहीं होगा। कोई अगर फेलियर भी हो जाओगे तो मैं कह दूंगा कि मैं जबरदस्ती करके भेजा था तुमको, तुम्हारा ऐसा नहीं था, तुम्हें कोई दाग नहीं आया कि तुम्हें लाइव बटोस करेंगे तुम्हारे ऊपर, ऐसा खर्चा किया, पैसा व्यय किया, तुमने अचीव भी नहीं किया। पर थर्ड फोर्थ तीसरे चौथे साल वो स्टबर्न रही कि नहीं मैं तो करूंगी, मुझे करना है। जबकि उसका ये बीएससी वगैरह का बीएचयू में निकल गया था, बीएससी नर्सिंग का, तो बोला नर्सिंग ही डॉक्टर ही बनना है उसे। स्टबर्न होना का फायदा मिला उससे। ठीक, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा स्टबर्न ना हो, पर मैंने बताया ना क्या कब पॉइंट से, जब आप अचीव करने लग जाओ। ठीक, अब मैंने अचीव नहीं किया, जो मुझे चाहिए था वो अचीव नहीं किया, दूसरी चीज मिली वो मुझे। लगातार इंप्रूव कर अब रही मैं थी क्या एक्चुअली में, आपकी जो सिस्टर थी वो लगातार इंप्रूव कर रही थी, वो ईयर बाय ईयर हाँ इंप्रूव इंप्रूव कर करती रही थी, गई आपको डेफिनेटली। मैंने बताया ना 100 से एनालाइज स्टार्ट किया उसने, खुद और को एनालाइज 600 करती तक थी पहुंच। एग्जैक्टली हाँ, वो एनालाइज 100 करती से थी 600 तक की जर्नी करी। बिल्कुल बिल्कुल और मैं जो बिल्कुल गेट का बता रहा हूँ, मैं 65 पे अटका रहा, अपना एग्जांपल। और दूसरे का भी आप देख सकते हो, अगर आपका कोई सीनियर हो जो भी सुन रहा है वीडियो, तो वो देख सकता है कि अगर आप 65 62 पे अटके, प्लीज 2 साल से ज्यादा वेस्ट मत करो। मैं सुनता था लोग मुझे देते थे कि 2 साल ज्यादा होता है, 2 साल ज्यादा मत करो। पर मैं कहता था अरे ये बेवकूफी नहीं कर पाया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। पर ऐसा नहीं था, मैं भी उसी फेज से गुजरा। तो अगर आपके कंटिन्यूअसली नंबर नहीं इंप्रूव हो रहे तो प्लीज 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 उस पॉइंट पे रुक जाओ। अदर ऑप्शन देखो, 10 दिन 20 दिन लो सोचने का, महीने भर लो, एनालाइज करो चीजें। और देखो, अब जो आपने बोला कि मेरा इस समय माइंडसेट क्या है, पुराना और नया, स्टबर्न होना बिल्कुल होना चाहिए किसी एक चीज पे, पर किसी एक पॉइंट तक होना चाहिए। अब फिलहाल देखिए, मैं सोच के टाइम के साथ सोच बदलती है और लोगों का एक्सपीरियंस बदलता है। मेरे को अगर वो चीज मेरे पास अभी कुछ नहीं है, जैसे मैं जॉब नहीं होती तो मैं फिर वैसे हाथ पार मारता और एक चीजों पे फोकस रहता कि नहीं अब इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेता हूँ, शायद इसमें हो जाए। पर अभी मैं क्या हूँ कि मेरे पास एक जॉब है, तो मैं एक अपना फोकस कर सकता हूँ। मतलब एक तो स्टेबल हो सकता हूँ कि यार अब तो यूपीएससी या स्टेट पीएससी निकालूंगा, उससे नीचे की जॉब नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि एक ऑलरेडी जॉब है। पर अगर मैंने जो 2 साल स्टेबल रहा, फिर उसके बाद मेरे पास फेज आ गया था, जो भी फॉर्म आते थे ना दुनिया भर के मैं भरता था, और एक एक महीने उनकी तैयारी करता था। और ये हर बंदा करता है, मैंने देखा कई बंदे ऐसे रहते हैं, कोई फॉर्म आया उसकी तैयारी पे लग जाते हैं और वापस करने लगते हैं। हालांकि उनका कोर्स सेम रहता है कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग और ये जनरल साइंस, जनरल जीके रहता है, जनरल नॉलेज। तो ये ठीक है, ये करो। पर आप जो बोल रहे हैं ना कि मतलब ये बताना टफ है मेरे लिए कि मुझे अब क्या चूज करना चाहिए, स्टेबल होना चूज करना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक जॉब है ऑलरेडी, तो मैं अब वो चीज चूज करूंगा कि इससे हायर मैं कैसे जा सकता हूँ। एग्जैक्टली इट्स लाइक पर हाँ, स्टेप बाय मैंने स्टेप टेक्निकल छोड़ दिया है। हाँ इस पे मैंने जितना मैं आपको एनालाइज नहीं कर रहा, जस्ट अपने स्टूडेंट्स को एक मतलब लर्निंग मतलब होता है ना कि आप सिस्टमेटिकल वे में लाइक मैं जितना आपको समझा, मैं बस एक सिस्टमेटिक अप्रोच देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को, जस्ट आपकी स्टोरी के थ्रू, जस्ट बोलिए। कि लाइक फर्स्ट यू नो योर पोटेंशियल। मान लो अगर आपने 100 मीटर की रेस जीत लिए हो, देन जाओ 200 मीटर पे, फिर 300 मीटर पे, बट आपका फर्स्ट फर्स्ट जो पोटेंशियल है ना उसको पहचान के रखो। बिकॉज आप वहां बेस्ट थे, आप जब आप 12th में थे आप टॉपर थे, समझ रहे हैं आप, अभी भी आप टॉपर हैं, बट वो टॉपर का लेवल एक, बिकॉज हमने लास्ट हमारी जो वीडियोस हैं सारी, जो हमने अभी तक जितना भी हमने एनालाइज किया है, हमने ये एनालाइज किया है कि आप 90% वाले स्टूडेंट हो, हमारे पास 90% वाले स्टूडेंट है, एक गांव से है, एक थोड़ा मतलब अच्छा गांव है, एक टाउन है, और एक मेजर सिटी से है। ये चारों की इंफॉर्मेशन लेवल अलग अलग है, ये चारों को जर्नी का पता नहीं है, चारों को अलग अलग टाइप से जर्नी का पता है। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है आपके फ्यूचर के ऊपर कि आप किस तरीके से बिहेव करोगे अपने एग्जाम चूज करने में, या फिर आप किस तरीके से गोल चूज करोगे या क्या सेटिंग करोगे। तो यहाँ पे क्या था, बहुत लंबा समय बर्बाद होता है हमारा। तो थोड़ी देर रुक के सेल्फ एनालाइज करना एक्चुअली में जरूरी है, और प्लानिंग करना जरूरी है कि लाइक अगर हमें, जैसे हमने एक बार हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जॉब की बैंकिंग जॉब कौन सी ज्यादा अच्छी है, तो उसमें यही बात डिस्कस करी हम लोगों ने कि आपको पहले, अब तक आपको देखना चाहिए कि पहले अगर आपने 2 साल तैयारी कर ली है और कहीं नहीं हो रहा है, तो सबसे छोटी वाली जो इजीली आप कर सकते हो, या बड़ी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो जो आप इजीली कर सकते हो उसको डेफिनेटली। पकड़ लो, और फिर बड़ी के लिए तैयारी करते रहो, कौन मना कर रहा है आपको, आप एक बार सिक्योर हो जाओ पहले।
बिकॉज एक टाइम सिक्योर होने वाला आता है, वहां पे आपको होना ही पड़ता है। अगर उस टाइम लिमिट से आप आगे पीछे हो गए तो फिर शादी भी नहीं होगी और बच्चे भी नहीं होंगे, फिर लेट हो जाएगा सब कुछ। डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम, ये इस बात पे मैं बोलना चाहूंगा कि छोटी, जैसे अभी मेरा 2-3 साल नहीं हुआ, तो मम्मी पापा मेरे बोलते थे जब मैं कभी छुट्टी पे जाता कि कोई बात नहीं, वो नहीं हो रही तो क्लर्क की जॉब ही भर दो, उसी का फॉर्म भर दो, उसी का निकाल लो, कुछ तो हो जाएगा अभी के लिए, तुम्हें एक स्मूथ मिलेगा। और या फिर मैं नहीं भरता था क्योंकि मैं एक्चुअली आप किस कहाँ से पास आउट, आपके पास क्या ऑप्शन है, ये भी बहुत सारी चीजें आता था। 2 साल मैंने वो कर लिया, कॉलेज की जॉब छोड़ दी थी प्लेसमेंट की। तो जब कई फॉर्म भरे, कई फॉर्म, अब प्रिपरेशन उनके लिए भले नहीं करता था, क्योंकि आप जो भी तैयारी कर रहे होंगे, आप अगर उनसे बात करेंगे तो यही बोलेंगे कि यार दूसरे के एग्जाम का कैसे करूं, अभी तो इसी पे लगा हुआ हूँ, इसी पे फोकस रखूंगा। हाँ सही बात है, आपको इसी पे फोकस रहना चाहिए। तो अब ये हुआ कि 2 साल मैंने प्रिपरेशन कर ली, तो घर जाऊं तो जब फॉर्म भर दूं, क्योंकि घर वालों को बताते था कि ये फॉर्म भरा हूँ, फिर वो रिजल्ट पूछते तो मैं कहता था नहीं हुआ है। तो फिर बोलते थे कई बार कि अरे क्यों इतना ऊंचा करना चाह रहे हो, अगर नहीं हो रहा तो अभी नीचे का क्लर्क का ही फॉर्म भर दो, क्लर्क वाले ही कोई जॉब नहीं है। तो वो एक चिढ़ घर की, अरे तुम कहाँ से आए हो, क्या क्या छोड़ रहे हो इस जॉब के लिए, और घर वाले तो तुम्हारा पोटेंशियल नहीं पहचान रहे हैं। हाँ सही बात है, वो आपको दो तरह से आप देख सकते हो, तो आप डिमोटिवेट हो गया, फिर ये आपको चीज और जलाई कि नहीं मैं तो अब करके दिखाऊंगा। हाँ करके दिखाओ, सेम लेवल की जॉब करो, पर दूसरा ऑप्शन प्लीज चूज करो, क्योंकि अगर मान लो उसमें वैकेंसियां नहीं आ रही हैं तो आपको दूसरे तरफ ही जाना पड़ेगा ना। आप ठीक है, पीएस में वैकेंसी नहीं है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, आप एसएससी को देख लो, बैंकिंग को देख लो, ऐसा करवाओ। पर हाँ ठीक है, आपको क्लर्क की जॉब नहीं करनी तो आप मत करो। इस चीज में स्टेबल होने के लिए कम होती है, आपको हाई लेवल जॉब चाहिए तो करो। हाँ आपने जैसा बोला कि एक स्टार्ट जॉब कोई कर लो, फिर आप अपने आप को अपग्रेड करो अगर टाइम है आपके पास तो। ये है, ये तो कोई ऐसे कोर्सेज कर लो जो कि आपको फायदा दे, ये जरूरी है। अगर प्रिपरेशन में टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और लेवल बढ़ाइए, कोई भी आप जॉब करिए। मैंने बताया जैसे भी आप एमपी में निकलती थी, काफी निकलती थी व्यापम की जॉब, बढ़िया थी, अराउंड 35,000 मिल सकता था। तो यार आप स्टार्ट करो ना, आप कुछ नहीं कमा रहे हो उससे तो अच्छा है। और अगर आप 3 साल 4 साल नहीं कुछ कर पाए तो आपको बहुत ही डिमोटिवेट फील होगा, आपको लगेगा कि यार मेरे बस की बात नहीं, मतलब मेरे लिए नहीं है, अब मैं क्या करूँ। और आपकी एज चली जाएगी तो आपको और भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, मेंटली और सोशली। एग्जैक्टली ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को उस लेवल से कई गुना नीचे गिरा लो, बिकॉज नीचे उसके बाद गया लो आपका डेफिनेटली। क्वालिटी ऑफ माइंडसेट जो होता है वो डेटोरिएट हो जाता है, और आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि लाइफ को मैं किस तरीके से जीऊंगा, बिकॉज आप ऑप्शन नहीं लेके चले। बिकॉज समटाइम वी हैव टू एक्सेप्ट द फेलियर्स एंड डू व्हाट इज द बेस्ट राइट नाउ। हाँ ये डेफिनेटली आपने सही बोला कि आपका माइंड डिटेरिएट हो जाएगा, आपकी थॉट्स भी कम हो जाएंगे, आप अपने पहचानना भूल जाओगे कि आप क्या थे 12th में और क्या आप एग्जैक्टली थोड़े बंदे थे, ऐसा आप भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, मतलब इस मोमेंट को आप वापस जीजिए। जब भी रात को हो तो आप देखिए कि आप क्या क्या अचीव करते थे, कैसे आपके लोग पीठ थपथपाते थे, कैसे आपको लोग आपके कॉन्ग्रेट्स करते थे कि यार ये तुमने देखो तुमने ये पा लिया है। तो हो सकता है आप कुछ मोमेंट के लिए आप अपने आप को याद रखो। अपने आप को याद रखना बहुत जरूरी है कि आप क्या कर सकते थे, क्या कर सकते हो। हाँ भले अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं बिल्कुल बोलूंगा प्रिपरेशन पे लगे रहो, पर हाँ प्रिपरेशन का मोड चेंज करो या चीजें चेंज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये सभी बोलते हैं, आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोलोगे, हाँ अपने आप को एनालाइज करो, प्रिपरेशन का मोड चेंज करो, देखो क्या गलती करो। ये चीजें लाइफ में कैसे उतारनी है आपको खुद ही फिगर आउट करना है। ये एक जनरल बात है, इसको कोई भी बोल सकता है, पर आप अपने लाइफ में कैसे उतारोगे ये आपको फिगर आउट करना ही पड़ेगा, कैसे भी। जैसे आपने बोला लिख लिख के करो, है ना, आप लिख लिख के करने वाला बहुत अच्छा है, वो यूट्यूब में कई जगह भी दिया हुआ है। पर आप कब अपने को टाइम दोगे सोचने का, कब अपने आप को सोच वो करोगे, पेपर उठा के कौन सा क्वेश्चन बना नहीं बना, ये चीज उतना मेरे मेरे हिसाब से नहीं काम करती है। कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट ये है कि आप कैसे कोप अप करते हो उस अपने आप को कैसे कोप अप करते हो, आप कहाँ कहाँ अपना टाइम वेस्ट करते थे और अब कहाँ नहीं करते हो, आपने जो पुराने वीक एरिया थे उनको कैसे फिलअप किया, और दूसरी बात फिलअप करने के बाद जो छोड़ दिया है क्या, आप उस पर वापस कंटिन्यूसली रिवीजन के थ्रू उसे स्ट्रांग बनाए रहना जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लगे रहो अपने जो भी गोल है। एग्जैक्टली सो थैंक यू सो मच सर, आपके मतलब व्यूज आपने बताया, और इवन आपने अपनी फेलियर स्टोरी डिस्कस करी आपने, मतलब बिकॉज समटाइम हम लोग सोचते हैं कि लाइक ये चीज नहीं डिस्कस करनी चाहिए मुझे किसी के साथ, कि मेरे साथ ऐसी गलतियां हुई थी या फिर मैं ऐसे रुका था कुछ टाइम के लिए,
बट अपने रियली बिकॉज लाइक हाँ आपने जैसे बोला कि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, ये सारी एग्जांपल्स देती होंगी, बट एक जब एक रियलाइज्ड पर्सन जो उस फेज से निकल के आया, वो जब ये बात बोलता है ना, तो कहीं ना कहीं हम उससे सीख लेते हैं, इंस्पायर नहीं होते, हम मोटिवेट नहीं होते, हम वहां से सीख लेते हैं कि ओके ऐसा भी दुनिया में होता है, हमें ये नहीं करना है, जो हमें इस तरीके का ध्यान रखना है अपनी जिंदगी में। तो आप एक तरीके से आपने एक तरीके से एक और जिंदगी दी है एक दूसरे व्यक्ति को, जो उसने आपकी जिंदगी से सीख ली है। तो आई थिंक उससे बड़ी मोटिवेशन या उससे बड़ी कोई इंस्पिरेशन या जो भी आप कह लें, उसको और कोई गाइडेंस नहीं हो सकती जो हम लोगों की लाइफ से सीख लेते हैं। तो इट्स रियली थैंक यू सो मच सर फॉर लाइक फॉर गिविंग योर टाइम एंड हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू।